साथियों, आप जानते ही हैं कि दंड प्रक्रिया संहिता की जगह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 ने ले ली है। हालांकि पुरानी संहिता के अधिकांश प्रावधानों को नई संहिता में शामिल किया गया है। जहां पूर्व के विधान में कुल 37 अध्याय और 484 धाराएं थी, अब नए विधान में अध्यायों की संख्या बढ़कर 39 और 531 धाराएं हो गई हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रथम अध्याय प्रारंभिक भाग में धारा 1 से 5 तक अधिनियम की परिभाषाओं के अलावा अधिनियम के प्रभाव व लागू होने वाले क्षेत्राधिकार के बारे में बताया गया है। अध्याय 2 के अंतर्गत धारा 6 से 20 तक दंड न्यायालयों और कार्यालयों के गठन के बारे में उल्लेख है। अध्याय 3 में न्यायालयों की शक्तियों का उल्लेख धारा 21 से 29 तक किया गया है। अध्याय 4 में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियों और मजिस्ट्रेट तथा पुलिस की सहायता के बारे में धारा 30 से 34 तक बताया गया है। अध्याय 5 के अंतर्गत धारा 35 से 62 तक व्यक्तियों की गिरफ्तारी की प्रक्रिया के बारे में प्रावधान किए गए हैं। अध्याय 6 में धारा 63 से 93 के बीच व्यक्तियों को हाजिर होने को विवश करने के लिए आदेशिकाओं के बारे में उल्लेख किया गया है। अध्याय 7 में धारा 94 से 110 तक चीजें पेश करने को विवश करने के लिए आदेशिकाओं के बारे में बताया गया है। अध्याय 8 के अंतर्गत कुछ मामलों में सहायता के लिए व्यतिकारी व्यवस्था तथा संपत्ति की कुर्की और संपहरण की प्रक्रिया धारा 111 से 124 में उल्लेखित है। अध्याय 9 में परिशांति कायम रखने के लिए और सदाचार के लिए प्रतिभूति प्रक्रिया के लिए धारा 125 से 143 तक में प्रावधान किए गए हैं। अध्याय 10 के तहत धारा 144 से 147 तक पत्नी, संतान और माता-पिता के भरण पोषण के लिए आदेशों का उल्लेख किया गया है। अध्याय 11 में शामिल धारा 148 से 167 तक में लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाए रखने की प्रक्रिया के लिए प्रावधान किए गए हैं। अध्याय 12 में पुलिस निवारक कार्य धारा 168 से 172 के बीच बताए गए हैं। अध्याय 13 में पुलिस को इत्तिला और उनकी अन्वेषण करने की शक्तियों को धारा 173 से 196 के बीच बताया गया है। अध्याय 14 में धारा 197 से 209 के बीच जांचों और विचारणों में दंड न्यायालयों की अधिकारिता को उल्लेखित किया गया है। अध्याय 15 की धारा 210 से 222 तक कार्यवाहियां शुरू करने के लिए अपेक्षित शर्तें उल्लेखित हैं। अध्याय 16 की धारा 223 से 226 तक में मजिस्ट्रेटों से परिवाद और अध्याय 17 की धारा 227 से 233 तक में मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही प्रारंभ किए जाने के उपबंध बताए गए हैं। अध्याय 18 में धारा 234 से 247 तक आरोपों के बारे में विस्तार से समझाया गया है। अध्याय 19 में धारा 248 से 260 तक सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण प्रक्रिया का उल्लेख है, जहां अध्याय 20 में मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट मामलों का विचारण को धारा 261 से 273 तक बताया गया है। वहीं अध्याय 21 में मजिस्ट्रेट द्वारा समन मामलों का विचारण को धारा 274 से 282 तक बताया गया है। अध्याय 22 संक्षिप्त विचारण अर्थात समरी ट्रायल के बारे में धारा 283 से 288 तक उपबंध हैं। अध्याय 23 में सौदा अभिवाक प्ली बार्गेनिंग को धारा 289 से 300 तक में उल्लेखित किया है। अध्याय 24 की धारा 301 से 306 तक कारागारों में परिरुद्ध या निरुद्ध व्यक्तियों की हाजिरी के बारे में उपबंध हैं, जहां अध्याय 25 में जांचों और विचारण में साक्ष्य के संबंध में
धारा 307 से धारा 336 तक में विस्तार से समझाया गया है। वहीं अध्याय 26 की धारा 337 से 366 तक जांचों और विचारणों के बारे में असाधारण उपबंध किए गए हैं। अध्याय 27 में विकृत चित्त अभियुक्त व्यक्तियों के बारे में उपबंध धारा 367 से 368 तक किए गए हैं। अध्याय 28 की धारा 379 से 391 तक न्याय प्रशासन पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के बारे में उपबंध हैं। अध्याय 29 में धारा 392 से 406 तक निर्णयों के बारे में समझाया गया है। अध्याय 30 की धारा 407 और 412 में मृत्यु दंडादेशों की पुष्टि के लिए सेशन न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने के संबंध में उपबंध हैं। अध्याय 31 में धारा 413 से 435 तक विभिन्न अपीलों का उल्लेख किया गया है। अध्याय 32 में धारा 436 से 445 तक निर्देश और पुनीक्षण की प्रक्रिया बताई गई है। अध्याय 33 आपराधिक मामलों के अंतरण के संबंध में उपबंध धारा 446 से 452 तक किए गए हैं। अध्याय 34 में दंडादेशों के निष्पादन, निलंबन, परिहार और लघुकरण की प्रक्रिया धारा 453 से 477 तक में समझाई गई है। अध्याय 35 में धारा 478 से 496 तक जमानत और बंधपत्रों के बारे में उपबंध किए गए हैं। अध्याय 36 में संपत्ति के व्ययन के प्रावधान धारा 497 से 505 तक किए गए हैं। अध्याय 37 में अनियमित कार्यवाहियों का उल्लेख धारा 506 से 512 तक है। अध्याय 38 की धारा 513 से 519 तक कुछ अपराधों के संज्ञान के लिए परिसीमा और अध्याय 39 में प्रकीर्ण धाराएं 520 से 531 तक उपबंधित हैं। नई संहिता में मुख्य परिवर्तनों के अंतर्गत 9 नई धाराएं जोड़ी गई हैं, साथ ही 13 धाराएं ऐसी हैं जिन्हें निरस्त कर दिया गया। 44 नए प्रावधान स्पष्टीकरण सहित शामिल किए गए हैं। 177 प्रावधानों में संशोधन भी किया गया है। 35 धाराओं में उनसे संबंधित प्रक्रिया की समय सीमा निर्धारित की गई है और 35 धाराओं में ऑडियो और वीडियो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की अनिवार्यता निर्धारित की गई है। मेट्रोपॉलिटन अर्थात महानगर क्षेत्र के न्यायालयों के पदानुक्रम में परिवर्तन करते हुए मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स के पदों को समाप्त कर दिया गया है। भारत में अब समस्त ट्रायल कोर्ट्स की एक समान व्यवस्था की गई है, जिसमें केवल 4 प्रकार के मजिस्ट्रेट्स अर्थात सत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट और कार्यकारी मजिस्ट्रेट होंगे। एफआईआर पंजीकरण की प्रक्रिया को और अधिक आधुनिक और तीव्र करने का प्रयास करते हुए 0 पर एफआईआर कायम करने और ई-एफआईआर की प्रक्रिया को अधिनियम के प्रावधानों में शामिल किया गया है। पीड़ित और सूचनाकर्ता के अधिकारों की रक्षा और उनके अधिकारों को मजबूत करने की दिशा में कार्य करने का प्रयास किया गया है। अपराध पंजीबद्ध होने की 90 दिवस की अवधि में क्या कार्यवाही हुई, यह जानकारी पीड़ित को अनिवार्य रूप से दी जाएगी। आरोप पत्र दाखिल होने के बाद पीड़ित को पुलिस रिपोर्ट और अन्य दस्तावेज पुलिस द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। यौन हिंसा की पीड़ित महिला के बयान उसके आवास पर महिला न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा पीड़िता के परिवार की उपस्थिति में लिया जाएगा। इस अधिनियम में राज्य सरकारों को निर्देशित किया गया है कि वे साक्षी सुरक्षा योजना बनाएं, जिसमें पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों को स्वयं के स्तर पर निर्णय लेने का अधिकार होगा। प्रत्येक जिले के प्रत्येक थाने पर एक नामित पुलिस अधिकारी होगा, जो कि प्रत्येक गिरफ्तारी की जानकारी परिवारजनों को देने के लिए जिम्मेदार होगा। नए अधिनियम में दस्तावेजों के प्रस्तुत करने के संबंध में प्रोटोकॉल निर्धारित किए हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों
और दस्तावेजों की अनिवार्यता शामिल है। नए अधिनियम में न्यायालयों के पास यह शक्ति भी होगी कि वे गिरफ्तार नहीं हुए व्यक्तियों के भी नमूना हस्ताक्षर, लिखावट, फिंगरप्रिंट, आवाज के नमूने एकत्र करने का आदेश दे सकते हैं। 7 वर्ष से अधिक सजा वाले मामलों में फोरेंसिक जांच को अनिवार्य कर दिया गया है, जिसके लिए प्रत्येक जिले में लैब खोलने के निर्देश भी दिए गए हैं। छोटे मोटे आपराधिक मामलों या 3 वर्ष तक के सजा के मामलों में संक्षिप्त विचारण अर्थात समरी ट्रायल को अनिवार्य किया गया है। किसी अपराध में आरोप पत्र दाखिल होने के बाद आगे की जांच के लिए 90 दिन तक का समय मिलेगा। यदि इससे अधिक समय की आवश्यकता है तो न्यायालय से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। यदि कोई आरोपी 90 दिनों तक कोर्ट में पेश नहीं होता है तो अब उसके विरुद्ध उसकी गैरमौजूदगी में भी ट्रायल जारी रह सकेगा। द्वितीय पक्ष की आपत्तियों पर अब न्यायालय द्वारा सिर्फ 2 बार स्थगन दिया जा सकेगा, उससे ज्यादा नहीं। ट्रायल कोर्ट को अब मामलों में 3 साल के भीतर अपना निर्णय देना होगा। बहस पूरी होने के बाद 30 दिन के भीतर फैसला देना अब अनिवार्य होगा। गंभीर मामलों में आधी सजा काटने के बाद सजायाफ्ता की रिहाई हो सकेगी। 1/3 सजा काटने के बाद सजायाफ्ता को स्वतः जमानत की पात्रता होगी। नए अधिनियम में यह प्रावधान है कि भारतीय सीमा के साथ साथ अब भारत के बाहर भी कुर्की की कार्यवाही की जा सकेगी। अपराध की आय से अर्जित की गई संपत्ति को जब्त किया जा सकेगा। दंडित अपराधी को अपनी दया याचिका अब स्वयं दाखिल करना होगी। पहले उसकी तरफ से यह याचिका कोई सामाजिक संस्था या एनजीओ कर सकता था। सजा को कम करने के नियम भी इस अधिनियम में संशोधित किए गए हैं, जैसे मृत्युदंड को उम्र कैद में, उम्र कैद को 7 वर्ष के कारावास में, 7 वर्ष के कारावास को 3 वर्ष के कारावास में परिवर्तित करने के लिए नए प्रावधान किए गए हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 से नए अधिनियम में कुछ प्रावधान नहीं लिए गए हैं, अर्थात नए अधिनियम में उन्हें शामिल न करते हुए उन्हें निरस्त या हटा दिया गया है। जैसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 तक और धारा 8 महानगर क्षेत्र को हटा दिया गया है। साथ ही धारा 2 न विहित को भी हटा दिया गया है। धारा 10 सहायक सेशन न्यायाधीशों का अधीनस्थ होना, धारा 16 महानगर मजिस्ट्रेटों के न्यायालय, धारा 17 मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, धारा 18 विशेष महानगर मजिस्ट्रेट, धारा 19 महानगर मजिस्ट्रेट को अधीनस्थ होना वाली धाराओं को हटा दिया गया है। धारा 27 किशोरों के मामले में अधिकारिता, धारा 144 ए जुलूस या सामूहिक कवायद या सामूहिक आयुधों के प्रशिक्षण में आयुध रखने का प्रतिषेध करने की शक्ति, धारा 153 बाटों का परीक्षण, धारा 355 महानगर मजिस्ट्रेट का निर्णय और आईपीसी की धारा 326 ए, धारा 376 डी के तहत जुर्माने के अतिरिक्त मुआवजे की धाराओं को भी निरस्त कर दिया गया है। याद रहे कि यहाँ कुछ प्रमुख कानूनी परिवर्तनों को समझने का प्रयास किया गया है। पुलिस कर्मियों से अपेक्षा है कि वे नए अधिनियम का विस्तृत अध्ययन करें ताकि किसी भी प्रकार की त्रुटि होने की आशंका न रहे।